हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपने 7 पार्ट पढ़े ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, और उसमें हमने क्या किया, पूरी चीजें कवर करी कि जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट में होता है आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं या कोई भी दूसरी बुक्स में देख सकते हैं। जितनी भी चीजें एनसीईआरटी बुक से हमने ज्यादा ही पढ़ा है, और कोई भी आप रेफरेंस बुक देखेंगे तो उससे हमने ज्यादा ही चीजें वहां पे क्या करी है, कवर करी। मतलब कोई भी वो 7 पार्ट पढ़ता है प्रीवियस, तो उसको पूरा नॉलेज हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, चाहे कैसी भी कंडीशन रहे और कैसे भी न्यूमेरिकल्स रहे। अब ये जो पार्ट रहेगा, पार्ट 8 हमारा, ये क्या रहेगा, लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एसी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब हम ट्रांसफार्मर और चोक कॉइल के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में, जो क्या होता है, लास्ट टॉपिक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जितने भी लोग नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कौन सा पार्ट है, 8 पार्ट है। और प्रीवियस जो चैप्टर है वो भी क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी इंडक्टर होंगे, इंडक्टर में सब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही फिनोमिना लगेगा, जो क्या था, प्रीवियस चैप्टर था। तो उसके भी क्या हो रहे हैं, पूरे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। अभी हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, चोक कॉइल पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर में भी क्या है, पूरा पूरा म्यूचुअल इंडक्शन का ही फिनोमिना है, जो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही आता है। तो जितने भी लोग प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, वो जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, 12th में आप यदि कोई भी बीच से एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, समझने में मुश्किल जाएगी। मगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो सब क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको जो आगे के चैप्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, समझने में इजी हो जाएंगे। जैसे अब इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में प्रीवियस चैप्टर में नहीं समझे तो आपको बहुत मुश्किल होगी उस चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक बार अपने टॉपिक्स देखते हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़े हैं। ये चैप्टर क्या था, 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड था हमारा। फर्स्ट वाला क्या था, हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें हमने आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में देखा, इसका डेरिवेशन भी किया हमने। सेकंड वाला पार्ट क्या था, हमारा पूरा सर्किट के ऊपर था, एसी सर्किट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडिविजुअल और तीनों का क्या, सीरीज कनेक्शन। और उसमें हमने और भी क्या क्या चीजें पढ़ी, इंपीडेंस के बारे में पढ़ा, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, क्यू फैक्टर के बारे में पढ़ा। रेजोनेंस मतलब आप समझ रहे हैं क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में वर्क, जब एलसीआर सर्किट में फेज 0 हो जाएगा तब। क्यू फैक्टर के बारे में पढ़ा, जहां से हमें बैंडविड्थ के बारे में समझ में आया। एवरेज पावर का देखा कि हर सर्किट में किसमें ज्यादा पावर डिसिपेट होगी, उसके बारे में। वॉटलेस करंट और एलसी ऑसिलेशंस के बारे में प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, मतलब ये मेजर तो नहीं है बट ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे और फिर सेकंड हम देखेंगे चोक कॉइल, जो एक छोटा सा टॉपिक होता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि उसका यूज क्या रहता है, चोक कॉइल का, जो किसका बना रहता है, एक इंडक्टर का बने रहता है। तो ये चीजों के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसफार्मर के ऊपर, कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, यदि ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे कि कैसी इसकी इक्वेशन आती है। तो फर्स्ट देखें ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। तो इट इज अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर क्या होती है, एक प्रकार की डिवाइस होती है, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज दी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो क्या काम आती है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने और कम करने के काम आती है। सिंपल तरीके से देखें तो जितने भी पावर प्लांट्स है जहां पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और वो कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, और हमने जनरेटर के बारे में ऑलरेडी देख लिया है कि वो कैसे प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी प्लांट्स में करंट जनरेट होता है वो क्या होता है, वहां से जब उनको सप्लाई करना रहता है घर में, तो उन लोग क्या करते हैं, वहां पे उसका वोल्टेज एकदम इंक्रीज कर देते हैं, ताकि क्या हो, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आई कम हो जाएगा उसका, तो क्या होगा, लॉसेस कम होगा। वो चीज के बारे में हम देखेंगे। वोल्टेज लोग एकदम इंक्रीज कर देते हैं, और ऑब्वियस ही बात है, यदि हम वाटर के फ्लो को देखें तो पानी को यदि हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो कराना है, तो जिस जगह से फ्लो कराना है वहां पे हमें प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज है यहाँ पे इस केस में। तो जब वो लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो जब वो प्लांट से निकलती है तो उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता है, फिर वो हाई ट्रांसमिशन लाइन्स रहती है, फिर उसके बाद वो क्या आती है, हमारी घर के जितने भी स्ट्रीट के पोल्स रहते हैं उसमें आता है, जितना भी उसका वोल्ट रहता है, 1100 वोल्ट कुछ का रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे करके वो कम होते जाता है, और हमारे घर में कितना आता है, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये सब आता है। तो ये सब कैसे होता है, ये सब ट्रांसफार्मर की मदद से होता है। वहां पे वोल्टेज एकदम ज्यादा इंक्रीज कर देता है ट्रांसफार्मर। जब हमारे घर में बिजली आती है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, आप देखे होंगे हर मोहल्ले में, हर एक जगह में आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, सब वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, उतना यदि हमारे घरों में आ जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं हमारे यहाँ। तो जितने भी आप ट्रांसफार्मर्स देखते हैं वो सब क्या करते हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को
कम करके हमारे घरों में बेचते हैं। तो यही क्या रहता है, ट्रांसफार्मर का काम रहता है। कहीं हमें वोल्टेज ज्यादा देना है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर देगा वोल्टेज को। तो यही क्या करता है, ट्रांसफार्मर का काम रहता है। मेन क्या काम है, ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसको बढ़ाने और कम करने का काम आता है। अब ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज को कम करने चीज के बारे में देखेंगे, कम होगा करंट ज्यादा होगा एक प्रकार से। तो द ट्रांसफार्मर ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स, मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब क्या है, स्टेप अप तो इसका मतलब क्या है, वो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। और स्टेप डाउन का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रांसफर जो क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। स्टेप अप का मतलब प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी में वोल्टेज कम रहेगा। स्टेप डाउन का मतलब प्राइमरी में ज्यादा, स्टेप अप मतलब क्या कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है, मतलब प्राइमरी में कम सेकेंडरी में ज्यादा। स्टेप डाउन का मतलब यदि हम बोले तो वोल्टेज कम कर रहा है, प्राइमरी में ज्यादा सेकेंडरी में कम। तो बस स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा है, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम कर रहा है। वो यही क्या रहता है, दो काम रहता है ट्रांसफार्मर का। आगे देखते हैं। फॉर मेनी पर्पस इट इज नेसेसरी टू चेंज और ट्रांसफॉर्म एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यूज। मतलब बहुत सारी जगह तो हमें जरूरत पड़ती है, हमारे घर में जो भी बिजली आ रही है उसको 220 वोल्ट आना है, क्योंकि हमारे सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है घर के वो उसी में सेट है। तो जो मेन खंबे की लाइन है 1100 वोल्ट की, उसको कम करना पड़ेगा। तो यही काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। और क्या होता है, करंट भी इंक्रीज होता है इससे। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस पे बेस्ड रहता है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पे बेस्ड रहता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना क्या बोलता है, ये क्या होता है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन। जनरली यदि कोई भी कॉइल या इंडक्टर बोले या सोलोनॉइड बोले, यदि उसमें करंट चेंज होगा, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंज होगा, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है वो चेंज होगी। अब यदि कोई भी कॉइल में क्या होने लग गई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स ही होता है। यदि किसी भी कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज हुआ तो क्या होगी, एक ऑपोजिशन ईएमएफ इंड्यूस होगी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। मतलब कोई भी जो कॉइल है वो चाहेगा ही नहीं कि उसके अंदर से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है, जो उसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो। यदि फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगी, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगी। वही बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, उसी के प्रिंसिपल में क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। दो कॉइल रहेंगे, दूर दूर रहेंगे एक ही कोर में, या एक साथ बाउंड रहेंगे। एक भी कॉइल में या दोनों में से किसी भी कॉइल में करंट चेंज हुआ तो जो वो कॉइल है, एक प्रकार का सोलोनॉइड है, एक प्रकार का इंडक्टर है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होने लग जाएगी। और यदि एक इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई तो वो उसको रेजिस्ट करने लग जाएगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने लग जाएगा। यही क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना है। यदि किसी एक कॉइल में उसी के करंट के कारण, एक कॉइल की बात करें और उसी के करंट के कारण उसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। दो कॉइल रहे, एक कॉइल के कारण दूसरे में बैक ईएमएफ जनरेट हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों का मीनिंग एक प्रकार से सेम ही है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, उसको एक बार हल्का सा देखते हैं। क्या पढ़ा था हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, वहां पे तो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट वहां पे शुरू नहीं हुआ था। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ते हैं, वहां पे हम नॉर्मल डीसी सोर्स से लेके पढ़ाई कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, ऑल्टरनेटिंग करंट आया। तो यदि प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, करंट चेंज होगा, तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में क्या होने लग जाएगी, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग जाएगी। यही चीज हम म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े। और इन दोनों कॉइल्स को हम मान सकते हैं कि वो एक ही के ऊपर वाउंड है। यदि एक दोनों कॉइल्स एक के ऊपर वाउंड रहेंगे, मतलब दोनों एक ही के ऊपर रहेंगे, एक में भी करंट चेंज हुआ तो उसके अंदर का फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा, जो दूसरे के अंदर का भी फ्लक्स होगा। इसी कारण क्या होगी, एक बैक ईएमएफ जनरेट होगी। तो हमने क्या देखा था, द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन ऑपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, मतलब किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। एक सेकेंडरी कॉइल में क्या होगी, ऑपोजिशन ईएमएफ जनरेट होगी। किसके कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल के कारण, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब यदि यहां पे करंट चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगी, एक बैक ईएमएफ जनरेट होने लग जाएगी। अब वो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे तो हमारा क्या था, डीसी सोर्स हमने लेके बात करी थी। मगर यहां पे क्या है, हम ट्रांसफार्मर किसमें पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में बात कर रहे हैं। तो यहां पे तो जो करंट ऐसा है वो खुद ही अपनी पोलैरिटी और अपनी मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो बैक ईएमएफ तो सेकेंडरी में जनरेट होगी होगी। और एक तरीके से देखें तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन में और क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं। व्हेन two circuits carrying time varying currents, मतलब यदि कोई दो सर्किट है आसपास रखे हुए हैं, एक या तो एक ही कोर में वाउंड है या थोड़े से दूर दूर है, और दोनों में क्या है, टाइम वेरिंग करंट है। मतलब कोई ऐसा करंट है जो समय के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। 1 सेकंड में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, 2 सेकंड में उसकी वैल्यू कुछ और होगी। कैसा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार का। आर
क्लोज टू वन अनदर, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के आसपास है। क्योंकि यदि कॉइल आसपास भी रहेंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जाएगा ही जाएगा, जिसको हम क्या बोलते थे, फ्लक्स लिंक्ड बोलते थे। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा लूप, और थोड़ा सा इसकी रेंज तो रहेगी, और दूसरा कॉइल उसके पास में रहा तो उसका भी फ्लक्स चेंज होगा ही होगा। ये चीज हमने किसमें देखी है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एकदम स्टार्टिंग में फैराडेज के एक्सपेरिमेंट देख रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। तो जब दो कॉइल एक दूसरे के आसपास रहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, और दोनों कॉइल्स में क्या होगा, दोनों कॉइल में मान लेते हैं कि ऐसा करंट फ्लो कर रहा होगा जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच सर्किट वेरीज, करंट चेंज होगा तो कॉइल है, सोलोनॉइड है, इंडक्टर है, उसके अंदर फील्ड लाइन चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि वो करंट के प्रोपोर्शनल रहती है। जैसे जैसे करंट होगा वैसे ही वो फील्ड लाइन जनरेट करेगा। बिकॉज ऑफ दी चेंजिंग करंट इन दी अदर सर्किट, तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू हीट सर्किट वेरीज, मतलब दोनों सर्किट का क्या होने लग जाएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वेरी करने लग जाएगी, क्योंकि उसके आजू बाजू दोनों में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। Consequently, an EMF is induced in each circuit by changing current in the other। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बोलता है कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, या मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई किसी भी कॉइल के अंदर, तो एक बैक ईएमएफ जनरेट होने लग जाएगी। मतलब जो कॉइल है, जो इंडक्टर है, जो एक प्रकार से बोले सोलोनॉइड है, वो चाहेगा ही नहीं कि उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो। यदि फ्लक्स चेंज हुआ तो वो एक क्या करेगा, बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, जो उसके चेंज को अपोज करेगा। यही लेंसेज लॉ हमको बताती है, तभी हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है, और इसीलिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ईएमएफ देयरफॉर इज कॉल्ड ए म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। तो ऐसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस हो रही है। इसका मतलब जो एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उसमें खुद तो बैक ईएमएफ जनरेट होगी ही होगी, साथ ही साथ यदि उसके बाजू में कोई कॉइल है या उसी कोर में एक और कॉइल बाउंड है तो उसमें भी बैक ईएमएफ जनरेट होगी, क्योंकि एक साथ दो कॉइल का यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इसको प्रीवियस चैप्टर में हमने एकदम डिटेल में तो पढ़ा ही पढ़ा है, बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और इसी फिनोमिना में क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। मतलब एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो बैक ईएमएफ जनरेट होने लग जाएगी उस कॉइल में खुद, और उसके बाजू में भी कोई कॉइल रहा तो उसमें भी बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इसका फ्लक्स उसमें भी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब सेम म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पे है तो वैसा ही इसका सेटअप रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल रहते हैं ट्रांसफार्मर में। एक होता है हमारा प्राइमरी कॉइल, जो क्या होता है, इनपुट कॉइल। डायग्राम में अभी हम देखेंगे, एक प्राइमरी होता है जहां से हम इनपुट देते हैं, जो भी वोल्टेज को हमें बढ़ाना है या कम करना है उस वोल्टेज को हम देते हैं। एंड सेकेंडरी कॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कॉइल बोलते हैं। सेकेंडरी कॉइल में मतलब हम जैसा वोल्टेज चाहते हैं, पहले हमने एक इनपुट में वोल्टेज दे दिया, आउटपुट में हम जैसा वोल्टेज चाहते हैं, या तो हमें उस वोल्टेज को बढ़ाना है या हमें उस वोल्टेज को क्या करना है, कम करना है। ये किसके एक्सपेंस में होगा, करंट के एक्सपेंस में होगा। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, वाउंडेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। और क्या रहते हैं, दोनों कॉइल्स क्या रहते हैं, अब यदि एक ही कोर में दो प्रकार के कॉइल वाउंड्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंसुलेट करना पड़ेगा। अब वैसे ऐसा क्यों, क्योंकि इंसुलेट नहीं करेंगे तो वो आपस में शॉर्ट करने लग जाएंगे। हम चाहते हैं कि कॉइल में करंट पूरा गोल गोल घूम के बहे, तभी तो वो एक प्रकार का सोलोनॉइड बनेगा, इंडक्टर बनेगा। और द सॉफ्ट आयरन कोर्स आर लेमिनेटेड टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस। और एडी करंट्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। सॉफ्ट आयरन कोर को हम क्या करते हैं, लेमिनेट करके रखते हैं ताकि लॉसेस ना हो उसमें। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में देखेंगे जब इसी लेक्चर के एंड में हम ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सॉफ्ट आयरन कोर को हम लेमिनेट करके रखे रहते हैं, क्योंकि कोर का मेन काम क्या रहता है किसी भी कॉइल और इंडक्टर के अंदर, कि उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको इंक्रीज करना। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, किसी सोलोनॉइड के अंदर, किसी इंडक्टर के अंदर, किसी कॉइल के अंदर, तीनों एक ही चीज होती है, तो क्या होगा, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और जो कोर है वो खुद क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब जब वो खुद मैग्नेटाइज हो गई तो वो अपनी फील्ड लाइंस भी जनरेट करने लग जाएगी, तो ओवरऑल जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इससे इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये है नॉर्मल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन वाले पार्ट में, कि हम कैसे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को डिराइव करते हैं। ठीक है, और कैसा इसका वर्किंग रहता है। यदि न्यूमेरिकल आया तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब यदि प्रीवियस में देखें तो आपको मैं ये भी चीज बताऊंगा कि क्या क्या चीजें नोट करनी है। एक तो आपको डेफिनेशन एकदम क्या होता है उसका नोट कर, मतलब आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब सारी चीजें नोट करने के लिए नहीं है, कुछ चीजें बस समझने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट बस क्या कर रहे हैं, नोट कर ले, क्योंकि बस वही क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। बाकी पॉइंट्स क्या है, आपके समझने के लिए, जिसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है।
और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब कुछ कुछ ट्रांसफार्मर कैसे रहते हैं जिसमें वो एक ही में वाउंड रहते हैं। तो इसका यदि हम डायग्राम देखना चाहें तो कैसे होगा, ये क्या है, हमारी एक कोर है एक प्रकार की। ये एक कोर है, ये बीच में क्या है, रॉड है। अब कैसा रहेगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी ऐसे, जो क्या रहेगी, इसमें ऐसे से वाउंड रहेगी। ये हो गई हमारी, पी से डिनोट करते थे तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल या वाउंडिंग, प्राइमरी वाउंडिंग भी बोल सकते हैं। और एक दूसरी कैसी रहेगी, एक सेकेंडरी रहेगी। दोनों में क्या होता है, नंबर ऑफ जितने भी टर्न्स हैं वो अलग अलग रहते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी वाली कौन सी रहेगी, ये सेकेंडरी। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे होते हैं, सेकेंडरी तो सिर्फ एस से डिनोट करेंगे। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स क्या रहते हैं, एक ही जो कोर है उसी में क्या करते हैं, दोनों कॉइल्स को वाउंड कर देते हैं। किसी में क्या करते हैं, अलग अलग वाउंड करते हैं। वो क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। और कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं इसके। एक ही में वाउंड करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स ज्यादा लीक नहीं होता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है। ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, आयरन कोर, जो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करने में मदद करेगी। जो एक सिमिलर जो क्या रहती है, एक सोलोनॉइड में हेल्प करती है फील्ड लाइंस इंक्रीज करने में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही कोर में दोनों को वाउंड कर सकते हैं। इसका बस एक फायदा है कि फ्लक्स ज्यादा लीक नहीं होगा, मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है वो ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, लीक नहीं होगी, क्योंकि उसी के कारण बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है। यदि वही चेंज हो रही है तभी बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है। ठीक, अब एक और ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसा रहता है, जो जनरली हम मैक्सिमम यूज करते हैं, वो कैसा रहेगा, कोर एक प्रकार के क्या रहेगी, स्क्वायर शेप की रहेगी। ये क्या हो गई, हमारी सॉफ्ट आयरन कोर। और ये पूरी कोर ऐसे स्क्वायर शेप में, और यहां पे क्या रहेगा, ऐसे प्राइमरी कॉइल हमारा। और तो दोनों प्रकार से हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि यहां पे भी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना होगा। क्योंकि क्या है, यहां पे कोर सेम है, तो यहां पे तो फ्लक्स तो यहां बीच में रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें किसी को डाउट होता है कि फ्लक्स कैसे होगा, तो वो कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसा पूरा ट्रेवल करेगा कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोनों प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को हम डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स आप देखे होंगे पिक्चर्स में, जो क्या रहते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप के रहते हैं। तो वो एक ही कोर में क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं, या अलग अलग कोर में। अब ये कोर पूरी एक ही क्या है, एक ही चीज। ठीक है, तो क्या रहते हैं, ऐसे दो प्रकार से ट्रांसफार्मर रहते हैं। अब हम जो मेन डायग्राम लेते हैं, ये वाला लेते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट हम अपनी एक कोर ले लेते हैं। ये हो गई एक कोर। फर्स्ट वाला कॉइल अपना रहेगा प्राइमरी, और यही क्या है, हमारा इनपुट कॉइल भी है। इसी में हमें क्या कर दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब एक ऐसी सोर्स जो क्या देगी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देगी और करंट देगी। अब यहां पे ये जो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है उसको हम क्या ले लेते हैं, वीपी ले लेते हैं। यहां पे जो पोटेंशियल है, और हम तो ऑलरेडी ये चीज कंसीडर करते आई हैं कि जो भी पोटेंशियल है उसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। यहां पे भी वो चीजें कंसीडर होगी। मतलब इस केस में जो अल्टरनेटिंग करंट कोई भी एक इंस्टेंट पे भेज रहा होगा, वही इंस्टेंट का क्या है, यहां पे पोटेंशियल है। ठीक है, सेकेंड वाला कॉइल देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट कॉइल हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं I/P, मतलब इनपुट। सेकेंड कॉइल हमारा क्या रहेगा, सेकेंडरी कॉइल। इसी में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसा भी हम वोल्टेज चाहते हैं, बढ़ा के वोल्टेज चाहते हैं या कम करके। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। और यहीं से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और ये जो दोनों टर्मिनल है, यहां का जो वोल्टेज मान लेते हैं, या हम ईएमएफ मान लेते हैं, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं Vs। ओके, और एक प्रकार का क्या है, ये दिख रहा है हमें, क्या है कि ओपन सर्किट है एक प्रकार का, कि हम वहां पे बस चेक कर रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज और हम ये कंसीडर करते हैं कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है
उसको हम मान लेते हैं एनपी, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में, और यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम मान लेते हैं एनएस, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में। बस इतना ही क्या करना रहता है, हमें देखना पड़ता है वोल्टेज टर्न्स के बीच में ही हम क्या कर लेंगे, पूरा इसको डिराइव कर लेंगे। ठीक है, अब मेन देखते हैं एजम्पशन, कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मर को डिराइव करेंगे तो मेन क्या क्या एजम्पशन ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को हम डिराइव करते हैं तो एजम्पशन जरूरी है, उसी से क्या होता है हमें रियल लाइफ चीजें समझ में आती है। तो फर्स्ट हमारा एजम्पशन क्या है, एक तो हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब यह है कि जितने भी ये कॉइल्स हैं, एक प्रकार के इंडक्टर हैं, एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सोलोनॉइड है ये इंडिविजुअली, तो जो भी कॉइल्स हैं हर एक इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता ही होता है, क्योंकि वो एक कंडक्टर को भी बाउंड करके बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो दोनों कॉइल्स हैं इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब आर है ही नहीं। तो यही क्या हो, क्योंकि आर रहेगा तो उससे हीट लॉस भी होगा आई स्क्वायर आर का। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा एजम्पशन क्या है, आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कॉइल इज जीरो। दोनों कॉइल का हम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा इफेक्ट जो हमें आंसर मिलेगा वो एकदम डिराइव फॉर्म मिलेगा, वो दोनों एकदम सही मिलेगा। और एक सेकंड एजम्पशन ये, क्योंकि आर कभी भी जीरो हो नहीं सकता रियल लाइफ में, तो ट्रांसफॉर्मर में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ही होंगे। सेकंड एजम्पशन ये है कि फाई के बारे में बात करें। फाई क्या होता है हमारा, ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने तो यहां पे क्या लिया है, फाई को फेज माना है, कि फेज डिफरेंस करंट और ईएमएफ के बीच में। ये क्या है हमारा, एक प्रकार का क्या है, फाई बी लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करिए, वहां पे हमने फाई बी को क्या लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यही क्या बताता है, कोई भी सरफेस से नॉर्मली पास कर रही है, वही क्या बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे फाई फेज डिफरेंस नहीं बता रहा है, यहाँ पे फाई मैग्नेटिक फ्लक्स बता रहा है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इस जो आयरन कोर में जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसके कारण ही क्या हो रही है, बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो हम ये एक एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्लक्स लीक नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स लीक होता ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती है वो थोड़ी सी लीक होती है। तो यहाँ पे फ्लक्स मैग्नेटिक बी फाई बी मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, डज नॉट लीक, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, यहां पे लीक नहीं हो रही है। ये हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स लिंक टू बोथ पी मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसको हम बोलेंगे ऑल फ्लक्स मतलब जितना भी प्राइमरी का फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है, कोई भी फ्लक्स क्या हो रहा है, लीक नहीं हो रहा है। जितना भी फ्लक्स पी के साथ है उतना ही क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है। बस ये एजम्पशन लेना है कि कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं है, और जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। ये दोनों एजम्पशन ले लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, हम एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर का केस यहां पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब जो पी में करंट है उससे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अब अपना देखते हैं। ड्यू टू करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ पी से। अब जो प्राइमरी में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, उसके कारण क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिंग करंट है तो फ्लक्स चेंज होगा। अब जब प्राइमरी में करंट फ्लो होगा तो प्राइमरी का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसमें जनरेट होगी तो वो क्या होगी, सेकेंडरी में भी जाएगी। अब सेकेंडरी में कोई भी करंट नहीं था और अचानक से उसमें फील्ड लाइंस आने लग गई, तो जो कॉइल है वो रेजिस्ट करने लग जाएगा, वो बोलेगा नहीं भाई, मेरे अंदर का फ्लक्स चेंज ही नहीं होना चाहिए, मेरा फ्लक्स अभी जीरो है, मैं अपने अंदर का फ्लक्स जीरो ही रखूंगा। यदि उसके अंदर फील्ड लाइंस आने लग गई तो वो क्या करने लग जाएगा, बैक ईएमएफ जनरेट करने लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी में करंट के कारण सेकेंडरी में क्या हो जाएगी, बैक ईएमएफ जनरेट होने लग जाएगी। ये चीज प्राइमरी में भी होगी, क्योंकि प्राइमरी में भी इनिशियल फ्लक्स क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उससे कुछ पास नहीं हो रही थी। अचानक से इसमें करंट फ्लो होने चालू हो जाएगा तो ये खुद भी एक बैक ईएमएफ जनरेट करने लग जाएगा, और सेकेंडरी भी एक बैक ईएमएफ क्या करने लग जाएगा, जनरेट करने लग जाएगा। तो पहले हम सेकेंडरी का लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी का लिखेंगे। तो यदि फ्लो करता है करंट किसमें, प्राइमरी में, तो इंड्यूस ईएमएफ
इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड बैक ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, एक प्रकार की इनर्शिया टाइप की ही होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। पी के करंट के कारण सेकेंडरी में क्या होगी, पी में करंट फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी में क्या होने लग जाएगी, एक बैक ईएमएफ जनरेट होने लग जाएगी, क्योंकि पी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग जाएगी और वो सेकेंडरी में पास होने लग जाएगी। और सेकेंडरी के अंदर इनिशियल फ्लक्स 0 है, उसके अंदर अचानक से फ्लक्स आ जाएगा तो वो बैक ईएमएफ जनरेट करने लग जाएगा कि भाई कहां से मेरा तुम लोग फ्लक्स चेंज कर रहे हो करके। और सेम वही चीज तो प्राइमरी में खुद में भी होगी। ठीक है, तो अब जो वो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, तो उसका रिलेशन लिखें ई और एस बोलते हैं। एक प्रकार की ईएमएफ जनरेट होगी, या ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं। यहां पे लगभग हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं और दोनों का मीनिंग भी लगभग सेम है। ईएमएफ जनरेट होगी बैक ईएमएफ, या हम बोल सकते हैं बैक वोल्टेज जनरेट होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देती है हमें, नंबर ऑफ टर्न्स और कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी। तो माइनस एनएस डी फाई बाय डी। ये क्या होगा, हमारा रिलेशन। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वो लेंजेस लॉ से आता है, क्योंकि जो भी ईएमएफ जनरेट हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी, ताकि वो अपने अंदर के फ्लक्स चेंज को अपोज करे। और जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, जितना उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यही क्या होता है, हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यदि यहाँ पे सिर्फ एनएस और मैं फाई को ले लूं, एनएस को अंदर ले लूं फाई के पास, तो वही दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एम आई बन जाएगा, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और करंट के फॉर्म में बन जाएगा। यही चीज तो हम पढ़े म्यूचुअल इंडक्शन में। यदि अगला स्टेप में ये एनएस और फाई को एक साथ ले लूं तो वो एम और आई के फॉर्म में आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और करंट के फॉर्म में। बट हम यहां पे वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट इतना वोल्टेज जनरेट हो गया, बैक ईएमएफ जनरेट हो गई कितनी, सेकेंडरी में। क्यों जनरेट हुई, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। अब देखते हैं, द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, ऑब्वियस ही बात है यहां पे क्या है, करंट ऑल्टरनेटिंग है, तो जो फ्लक्स होगा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो भी ऑल्टरनेटिंग होगी ना भाई, जैसे जैसे अपनी करंट पोलैरिटी चेंज कर रहा है। ऑल्सो इंड्यूस एन ईएमएफ, जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो एक और एक मतलब ईएमएफ जनरेट करेगा, जिसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड बैक ईएमएफ। जितनी भी इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम बैक ईएमएफ ही बोलते हैं। इन दी प्राइमरी, मैंने बोला था दोनों जगह होगी। करंट फ्लो करना चालू किया तो सेकेंडरी में तो एक बैक ईएमएफ जनरेट हो ही रही है, इसके अंदर का भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या होगी, बैक ईएमएफ प्राइमरी में भी जनरेट होगी। सेकेंडरी में तो हो ही रही थी और प्राइमरी में भी जनरेट होगी, तो अब उसका रिलेशन क्या रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहां पे हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, ईपी, मतलब जो पोटेंशियल है, ईएमएफ है प्राइमरी की, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वोल्टेज जो पोटेंशियल है, वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल प्राइमरी का, ईएमएफ पोटेंशियल क्या होगा, एक ही सेम चीज होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन माइनस तो होगी क्योंकि वो अपोज करेगी अपने अंदर के फ्लक्स के चेंज को, माइनस नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेंगे, प्राइमरी के, एनपी डी फाई बाय dt। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, एकदम सिंपल चीज ही है। ठीक है, यही चीज होगी। अब दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन की नेमिंग दे देते। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी वाली को दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब यहां से हम देखें कि यदि हम Vs से डिवाइड कर देते हैं Ns को तो क्या बचेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। यहां पर यदि Vp को हम Np से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब आप देख सकते हैं दोनों के हम क्या कर सकते हैं, LHS को इक्वेट कर सकते हैं। Vs के नीचे Ns को दे दिए तो माइनस डी फाई बाई डी टी आ जाएगा, Vp के नीचे Np को दे दिए तो माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन 1 and 2 कैसा रिलेशन हम बना सकते हैं, Vs बाई उसके नीचे हमने क्या दिया, उसी का टर्न Ns इक्वल टू Vp बाई
एनपी, क्योंकि दोनों क्या है बराबर, वीएस बाई एनएस, वीपी बाई एनपी, और दोनों के इक्वल टू में क्या है डी फाइव बाई डी टी, तो दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, ये एक हमारी इक्वेशन बनी। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमें क्या करना है, वोल्टेज को हम क्या ले लेंगे साथ में, और नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या ले लेंगे साथ में। तो वीएस के नीचे हम क्या ले लेते हैं, वीपी को ले लेते हैं। वीएस बाई वीपी इक्वल टू एनएस क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, एनएस बाई एनपी। तो अब आप देख सकते हैं, सिर्फ हमें नंबर ऑफ टर्न्स को थोड़ा बहुत हेर फेर करे तो हम क्या चाह सकते हैं, मतलब जो भी हम पोटेंशियल चाहते हैं आउटपुट में, वैसा हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि आउटपुट का पोटेंशियल कम हो, जितनी वैल्यूज से कम हो, उतना हमें क्या करना पड़ेगा, बस नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को हमने चेंज किया तो जो भी हम पोटेंशियल चाहते हैं वो चीज हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ transformer is 100% efficient, यदि हम मान लेते हैं, आइडियल केस मान रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, 100% एफिशिएंट है। रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता, 3-4 प्रकार के लॉस होते हैं यहाँ पे। तो यदि हम मान लिए कि ट्रांसफार्मर क्या है, 100% एफिशिएंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जितनी भी हम पावर इनपुट में दे रहे हैं प्राइमरी में, उतनी ही हमें क्या मिल जाएगी, सेकेंडरी में मिल जाएगी, कहीं भी लॉस नहीं होगा। यदि प्राइमरी में हमने ज्यादा वोल्टेज दिया, सेकेंडरी में हमें कम वोल्टेज मिला, तो वो जो एनर्जी जो चेंज हो रही है वो किस में कंपनसेट हो जाएगी, करंट में चले जाएगी। तो पावर यहां पे वेस्ट नहीं होगी, यदि हम आइडियल केस माने, बट रियली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो जो पावर इनपुट होगी, जितनी भी पावर हम प्राइमरी में इनपुट दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, पावर आउटपुट। जितनी भी पावर हम इनपुट में देंगे, उतनी ही पावर हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट में मिल जाएगी, यदि हम ऐसा कंसीडर करें। तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, और पावर का रिलेशन क्या होता है, वी इन ईएमएफ इंटू करेंट ही तो होता है, वी इंटू आई बोल सकते हैं। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं, आईपी वीपी, करंट को पहले लिखें या किसको लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू आई एस बाई वी एस। करंट इंटू ईएमएफ ही तो पावर होती है, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, सब चीज में तो हमने यही चीज किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो पावर क्या होती है, ईएमएफ इंटू करंट ही होती है। तो ये क्या है, आईपीवीपी क्या है, इनपुट पावर, आईएसवीएस क्या है, आउटपुट पावर, जो क्या मिल रही है हमें, सेकेंडरी में मिल रही है। और ये जो एजम्पशन है, ये भी एजम्पशन क्या है, एकदम बेस्ट एजम्पशन है, 100%, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितने भी डिजाइन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, मतलब जितने भी डिजाइन ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब ये है कि जिसको हम बस कैलकुलेट करते हैं, मतलब ओरिजिनली उसको प्रोड्यूस नहीं करते, बट हम जब कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी भी 95% होती है। तो ये एजम्पशन भी एकदम गुड है। एकदम रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर देखें तो 80-85% उनकी क्या रहती है, एफिशिएंसी रहती है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, करंट का रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब हमें 3 रिलेशन मिल जाएगा, अभी वोल्टेज और हमें किसके टर्म में, नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में रिलेशन मिला है, यहां से हमें वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स तीनों के बीच का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आईपी को ऐसी रखते हैं और आईएस को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, यहां पे क्या है, वीएस ऊपर में है और इसके नीचे में क्या आ जाएगा, वीपी। तो ये बन गया हमारा रिलेशन। ओके, और वीएस बाई एनएस हमारा क्या है, वीपी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वीपी बाई ये वाला रिलेशन, वीएस बाई वीपी इक्वल टू क्या है, एनएस बाई एनपी। तो यही चीज को हम क्या कर सकते हैं, यहां से इक्वेट भी कर सकते हैं। तो ये सेम किसके बराबर हो जाएगा, एनएस बाई एनपी। मतलब 3 रिलेशन किसके बीच में आया, करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है, कितना वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, कितना करना है, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, और उसके कारण करंट कितना चेंज होगा। इस रिलेशन से हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो क्या है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सिंस V एंड I करंट और वोल्टेज के बारे में देखें, बोथ ऑसिलेट एट सेम फ्रीक्वेंसी,
क्योंकि इंडक्टर यूज हो रहा है, हो सकता है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कुछ इधर उधर हो जाए, मगर कभी दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इससे दोनों क्या चलेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से ही चलेंगे। तो इसी रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो करंट है, ये करंट क्या हो रहा है, स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, मैक्सिमम करंट है, आरएमएस करंट है। तो क्या होगा, ये जो भी करंट है इसमें हम क्या ले सकते हैं, किसी का भी रेशियो ले सकते हैं। आईएस मतलब मैक्सिमम वैल्यू का भी रेशियो ले सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, सबका रेशियो ले सकते हैं। सेम वैसा क्या है, वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। ये जो वोल्टेज का रेशियो है वो कोई भी वोल्टेज का हम रेशियो ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू का भी, आरएमएस वैल्यू का भी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि मैक्सिमम करंट है कि आरएमएस करंट है कि मैक्सिमम वोल्टेज है कि आरएमएस वोल्टेज है। तो इसीलिए दोनों क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी से चल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन ले सकते हैं। क्या होगा रिलेशन हमारा, करंट का क्या है, IP बाई IS, मान लेते हैं ये रेशियो है, उल्टा तो नहीं है, बिल्कुल सही, सीधा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो I0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में भी बोल सकते हैं, या हम इसको IV बोल देते हैं। IV आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, वर्चुअल वैल्यू, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू ही है, ठीक है। ये रेशियो भी ले सकते हैं, या हम मतलब ये रेशियो भी हम ले सकते हैं, सेकेंडरी, या इसके बदले IV सेकेंडरी। तो जो ये करंट का रेशियो है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, या आरएमएस वैल्यू का भी रेशियो हो सकता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड देखते हैं, एक और चीज, जो वोल्टेज है हमारा, और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, कैसा रेशियो है, VS बाई VP का रेशियो है। तो ये कौन सा वोल्टेज है समझ में नहीं आ रहा, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में भी बोल सकते हैं, या वोल्टेज की वर्चुअल वैल्यू। V मतलब क्या है, EV, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। तो ये रेशियो क्या रहेगा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, प्राइमरी V का मतलब क्या है, EMF की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, प्राइमरी, किसी के भी टर्म में यहां पे हम रेशियो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब केसेस के बारे में बात करते हैं। तो ये रिलेशन याद रखिए। अब हम अलग अलग केसेस देखेंगे कि किस केस में कब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, तब वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज कम होगा, उस केस में करंट क्या होगा। तो ये रिलेशन को अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काम आएगा। बस इतना ही डेरिवेशन है मेन ट्रांसफॉर्मर में। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं अपना केस 1। केस 1 में हम अपनी फर्स्ट चीज लेते हैं, पहला कंसिडरेशन क्या लेते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो हम कैसे बनाते हैं, VS था, VS इक्वल टू, ये वाला रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, VS इक्वल टू, ये VP को उधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, NS बाई NP, बिल्कुल ये दोनों को यूज कर रहे हैं, VP इक्वल टू NS बाई NP। यही रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, तो NS बाई NP, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और यहां पे क्या आ जाएगा, VP। ये बना रिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट चीज, यदि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में क्या हुए, ज्यादा हुए एज कंपेयर टू प्राइमरी, मतलब जो सेकेंडरी में वाइंडिंग है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है एज कंपेयर टू प्राइमरी, तब उस केस में करंट और वोल्टेज क्या होगा, स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर कर रहे हैं, इफ NS is greater than NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। अब ये NS की वैल्यू ज्यादा है, NP की वैल्यू कम है, दोनों डिवाइड करेंगे तो जो भी यहां पे नंबर आएगा वो जो नंबर होगी उसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी, ऑब्वियस ही बात है बड़ी आएगी, क्योंकि ऊपर जो NS है वो बड़ा है एज कंपेयर टू NP, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यदि NS बड़ा हुआ NP से, तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी आएगी, या हम बोल सकते हैं बराबर आएगी, NS बाई NP का रेशियो। अब तो इसका मतलब 1.1 आया, मिनिमम 1.2 आया, जो भी वैल्यू होगी 1.1 1.2 उसको हम VP से मल्टीप्लाई करेंगे। VP क्या है, इनपुट का वोल्टेज है, तो इनपुट के वोल्टेज को यदि हम 1.1 1.2 से भी मल्टीप्लाई किए तो VS की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब यदि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा रहे एज कंपेयर टू प्राइमरी, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा वोल्टेज।
तो मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, जो Vs की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी Vp की वैल्यू से। मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू जो प्राइमरी में हमने वोल्टेज दिया होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, वोल्टेज इज स्टेप अप। वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितने भी पावर प्लांट्स होते होंगे, जब उन लोग करंट जनरेट कर लेते होंगे और उन लोग भेजने के लिए तैयार हो जाते होंगे, तो उन लोग क्या करते होंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते होंगे ताकि वोल्टेज एकदम बढ़ जाए और ट्रांसमिशन लाइन में वो फ्लो होना चालू हो जाए। फिर अपने घर में आएगा तो अपन हमारे यहाँ के मोहल्ले के ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन उसको कर देंगे। ठीक है, तो वोल्टेज समझ में आया हमें कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यदि सेकेंडरी में ज्यादा रहे तो आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज हमें ज्यादा मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब कंपनसेशन किस में होगा, ये नुकसान जरूर कहीं ना कहीं कंपनसेट होगा, तो वो किस में होगा, करंट में होगा। ठीक है, अब करंट की इक्वेशन देखते हैं, क्या है होगी हमारी इक्वेशन, IS इक्वल टू NP by NS into IP। सेम यही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी का करंट देखना है, इसलिए IS को हम यहां लिए। सेकेंडरी के वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी का करंट देखेंगे। अब सेम यही रिलेशन देखते हैं, इसी रिलेशन से हमने बनाया है IS, तो IS को हमने ऊपर ले लिया यहां पे, तो NP बाई NS आ जाएगा। IS इक्वल टू, बस ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। IS को उधर ले लिए तो NP बाई NS आ जाएगा, वही चीज यहां पे आई। ठीक, अब यहां पे कंडीशन देखते हैं। यहां पे क्या है, हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी में ज्यादा है, NS क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू NP। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है, ये चीज हम जानते हैं। तो ये NS की वैल्यू बड़ी होगी, NP की वैल्यू छोटी होगी, यहां रेशियो में दिख रहा है। NS बड़ा हुआ, NP की वैल्यू छोटी रही, तो ये पूरा फ्रैक्शन है, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, मतलब पॉइंट में आएगी, 0.9, 0.7, 0.6 ऐसा। और वो पॉइंट की वैल्यू यदि IP से मल्टीप्लाई होगी तो IS की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। यदि इसकी वैल्यू 5, 6 कुछ भी रही, उससे कोई भी आप पॉइंट को मल्टीप्लाई करें, IS की वैल्यू कम ही आएगी। तो इसका मतलब जो वोल्टेज है सेकेंडरी में वो इंक्रीज हो जा रहा है मगर करंट कम हो जा रहा है। कब? जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा रहेंगे, यही तो मेन कंडीशन है हमारी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं NP बाई NS की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 1 से। तो जब इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई मतलब पॉइंट में आ गई, IP को पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जो करंट है सेकेंडरी का वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू प्राइमरी। IS की वैल्यू कम हो जा रही है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ओवरऑल यदि ओवरऑल कंक्लूजन हम लिखें तो ओवरऑल यहां पे क्या हो रहा है, ओवरऑल देखें, यदि सेकंड नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा रहे तो ओवरऑल क्या हो रहा है हमारा, सो वोल्टेज इज मोर एंड करंट इज लेस। किसके कंपेयर में, प्राइमरी के कंपेयर में। तो यदि सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसफार्मर कौन सा रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा, मगर उसके कारण क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा सेकेंडरी में। तो अब अच्छी बात है, करंट कम हो गया, जब हमें बिजली भेजनी है प्लांट से तो हम वोल्टेज एकदम इंक्रीज कर दिए, करंट की वैल्यू एकदम कम हो गई, तो जो ट्रांसमिशन में I2R लॉस होगा, पावर जो डिसिपेशन होता है वो कम हो जाएगा और बढ़िया मस्त करंट पहुंचेगा हाई वोल्टेज के कारण। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, पहला वाला केस। दूसरा केस देखते हैं, यदि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हुए, पूरी चीजें कंप्लीट यहां पे। ठीक है, केस 2 रिलेशन लेते हैं यहां पे हमारा, और जो रिलेशन ले रहे हैं वो क्या लेते हैं, सेम उसी के फॉर्म में लेते हैं। क्या है हमारा केस कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, जस्ट प्रीवियस वाले जो हमने लिया था उसका उल्टा। अब यहां पे हम सेम रिलेशन यूज करते हैं, यही दोनों वाला ही, ताकि हमें क्या हो अच्छे से मिले। यदि हम रिलेशन चेंज कर देंगे तो हमें अच्छे से क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम रिलेशन देखते हैं किसका, वोल्टेज का। Vs इक्वल टू क्या था, NS बाई NP
और इनटू क्या था इससे, वीपी। क्योंकि रिलेशन यदि हम अलग लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, एनपी ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा हो गए, सेकेंडरी में कम है। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। इसका मतलब जो ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी। यदि नीचे वैल्यू बड़ी हो जाती है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी आती है। ऊपर बड़ी यदि वैल्यू हो गई तो 1 से बड़ी आएगी वैल्यू। तो इसका मतलब जो एनएस बाई एनपी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, छोटी आएगी किससे, 1 से, मतलब पॉइंट में आएगी। और यदि इसकी वैल्यू पॉइंट में आने लग गई तो वो वीपी को क्या करने लग जाएगा, कम करने लग जाएगा। वीपी की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। प्रीवियस केस में देखिए वहां वोल्टेज बढ़ रहा था सेकेंडरी में, यहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वीपी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी वीएस। मतलब यदि प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स रहे तो जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। मतलब इनपुट में वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट में वोल्टेज कम है। तो ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन कर रहा होगा, मतलब वोल्टेज कम कर रहा होगा। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है जो आप अपने गली मोहल्ले में घर के आसपास देखते हैं, ये वो वाला ट्रांसफार्मर है, हाई लाइन के वोल्टेज को कम करके हमारे घरों में भेज रहे हैं। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए स्टेप डाउन, वोल्टेज कम कर रहे हैं ना, प्राइमरी में ज्यादा था सेकेंडरी में कम हो गया। ट्रांसफार्मर मतलब जो हमारे मोहल्ले में लगा रहता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि वोल्टेज तो कम हो जा रहा है सेकेंडरी में, मगर अब जब वोल्टेज कम हो रहा है तो जरूर करंट ज्यादा हो रहा होगा। करंट को देखते हैं, क्या सेम वही करंट का हम रिलेशन लेंगे। क्या था हमारा रिलेशन, आई एस इक्वल टू एनपी बाई एनएस इंटू आईपी, करंट के फॉर्म में हम देख रहे हैं। ठीक है, एनपी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, एनपी की वैल्यू ज्यादा है, एनएस की वैल्यू कम है, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब जो एनपी बाई एनएस का रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी आई मतलब 1.1, 2, 3, 4 कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो आईपी को क्या करेगा, आईपी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आईपी को वो इंक्रीज कर देगा। मतलब जो आईएस की वैल्यू है, मतलब करंट है जो सेकेंडरी में, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो वोल्टेज तो कम हो जा रहा है मगर करंट बढ़ जा रहा है। तो हमारे घर में क्या होता है, वोल्टेज कम कर देता है और करंट ज्यादा आता है। तो यही कंडीशन होगी यहां पे। कब ऐसा कब हो रहा है, जब पूरा कॉइल ज्यादा है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट इज इंक्रीज्ड। ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, करंट कम हो जाएगा प्रीवियस वाले केस में। तो ये था उसका पूरा वो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पावर लॉस के बारे में कि ट्रांसफार्मर में पावर लॉस क्या क्या होते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा एनर्जी लॉस्ट इन ट्रांसफार्मर। क्या क्या कारणों से ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होती है। 4 मेन इसके कारण है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या मान सकते हैं हम, 100% तो नहीं मान सकते हैं, 80-85% क्या रहती है, नॉर्मल एफिशिएंसी रहती है। इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस डू ऑकर फ्रॉम दी फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन के कारण, पहला कारण क्या है, फ्लक्स लीकेज। जो भी फ्लक्स प्राइमरी का है वो पूरा सेकेंडरी में नहीं जाता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक हो जाती है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर रहती है, भले वो लूप बनाती है बट पूरी सेकेंडरी में नहीं जाती है, फ्लक्स लीक होता है। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज ऑलवेज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स, दैट इज नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी पासेस थ्रू दी सेकेंडरी। पूरा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं जाता है। अब यदि पूरा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं जाएगा तो सेकेंडरी में जितना टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू अलग रहेगी और वहां पे जो ईएमएफ जनरेट होगी वो अलग जनरेट होगी ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर। ऐसा क्यों होता है, यदि हम जो कोर है जिसमें हम बांधे हैं दोनों वाइंडिंग्स को, उसका डिजाइन अच्छा ना हो, दोनों के बीच में एयर गैप हो और एयर गैप इन दी कोर, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय बाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल
वन ओवर दी अदर। मतलब जो हमने पहला वाला केस देखा है जिसमें हम एक ही जगह में दोनों को वाइंड कर दे रहे हैं, वो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज कम होगा, जो मैंने आपको बताया था। ये जो पहला वाला केस है, यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स लीकेज कम होगा। तो ये एक पहला मेजर लॉस जो क्या होता है, फ्लक्स लीक हो जाता है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। कोई भी इंडक्टर ही तो है यहाँ पे, दो ठोक जो हम यूज कर रहे हैं, कॉइल है, सोलोनॉइड है, कोई भी सोलोनॉइड हो, कॉइल हो, इंडक्टर हो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही है, क्योंकि वो एक कंडक्टर का ही बना हुआ है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसका हम रेजिस्टेंस जीरो कर दें, हम चाहते हैं कि मिनिमम रहे। अब उस कॉइल में रेजिस्टेंस होगा तो वो कॉइल गर्म होगा, आई स्क्वायर आर हीट लॉस करेगा, और इसी के कारण क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। The wire used for wounding has some resistance, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही। So energy is lost due to the production heat produced in the wire. Heat produced होती है I square R in high current, low voltage winding. These are minimized by using thick wires. अब इसको मिनिमाइज हम कैसे करते हैं? मिनिमाइज करने के लिए जो I square R है, मिनिमाइज करने के लिए करंट की तो वैल्यू रखनी ही है हमें। हम क्या चाहते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाए वाइंडिंग कॉइल्स का, तो इसलिए क्या होगी, हीट लॉस कम हो जाएगा यदि रेजिस्टेंस कम हुआ तो। अब रेजिस्टेंस को हम कम कैसे कर सकते हैं, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करके। क्योंकि हमने प्रीवियसली चैप्टर 2 में पढ़ा है, जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया के, किसी का भी रेजिस्टेंस। तो इन हाई करंट, जहां पे करंट बहुत ज्यादा है और वोल्टेज बहुत कम है, वाइंडिंग्स, दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स। थिक वायर्स मतलब मोटा वायर यूज करके। और हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो एरिया की वैल्यू यदि बढ़ेगी, थिक वायर हम लेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होने लग जाएगी। तो ये एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। फिर दो लॉसेस। फर्स्ट वाला एडी करंट। ये एडी करंट क्या है, वही करंट है जो बैक ईएमएफ के कारण जनरेट हो रहा है। क्योंकि जो बैक ईएमएफ जनरेट होगी, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारा बैक ईएमएफ, जो भी लॉ हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है, उसके कारण करंट भी जनरेट होता है, और उसी करंट को हम एडी करंट ही बोलते हैं। तो द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन द आयरन कोर। और ये करंट कहां पे प्रोड्यूस होता है, जो कोर है जिसमें हम वाउंड करके रखें, कॉजेज हीटिंग, और क्या करता है, सेम हीटिंग इफेक्ट देता है। द इफेक्ट इज, एडी करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलता है कुछ ना कुछ। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। यदि हम कोर को क्या करते हैं, लैमिनेट करके रखें, तो हीट उसके अंदर ट्रैप रहेगी और वो ज्यादा गर्म ठंडा नहीं होगा, तो उसके कारण क्या होगा, लॉसेस कम हो जाएगा। एडी करंट। अब यदि हम एडी करंट के बारे में रिवाइंड करें कि प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं ये वही करंट है जो इंड्यूस ईएमएफ और रेजिस्टेंस के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम यहाँ पे फायदा ले रहे हैं, उसका थोड़ा सा नुकसान भी हमें मिल रहा है, क्योंकि उसी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट भी जनरेट हो रहा है। लास्ट वाला लॉस, हिस्टेरिसिस। अब ये वाला लॉस हमने कहां देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। जब भी कोर मैग्नेटाइज हो जाती है और उसका हम यदि मैग्नेटाइजेशन कम करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें रिटेनिटिविटी, कोरोसिविटी, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा है हमने हिस्टेरिसिस कर्व में, वो चीज रही जाती है। मतलब वो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होती है, जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होती है। अब यहाँ पे तो अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते रहेगा इंडक्टर को, मगर क्या होगा, कुछ देर के लिए वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज ही रह जाएगा। ये चीज हम पढ़े किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम कहां पे पढ़े, हिस्टेरिसिस कर्व को चैप्टर 5 में पढ़े। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड। हमेशा उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कोर होते रहती है बाय द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि करंट ही चेंज हो रहा है पूरा यहाँ पे टाइम के साथ। द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन कोर अपीयर्स एज हीट and is kept in a minimum by using a magnetic materials having low hysteresis loss। ऐसा मटेरियल यूज करें जिसकी रिटेनिटिविटी, कोरोसिविटी अलग हो। इस चीज को यदि हम रिमाइंड करें तो हिस्टेरिसिस क्या होता है, हमने हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में पढ़ा है। ऐसा कुछ कर्व रहता था, एच क्या होता था, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। यदि किसी चीज को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइज तो हो गई, कोई भी कोर 1.5 टेस्ला की उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग गई। यदि हम पूरी इंटेंसिटी कम कर दें, मतलब करंट कम कर दें, तो वो वापस जीरो नहीं होती है। मतलब 1.2 टेस्ला की फील्ड उसमें ऑलरेडी रह भी जाती है यदि हम करंट को भी पूरा जीरो कर दे तो यही क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस है। और उसके बाद भी रिवर्स पोलैरिटी करके भी यदि हम उसको मैग्नेटाइज करें तो भी कोरोसिविटी रह जाती है। मतलब जो कोर है वो प्रॉपर्ली डीमैग्नेटाइज नहीं होती, मैग्नेटाइज नहीं होती। तो यही क्या है, ये भी एक लॉस होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो ये क्या है, दो प्रकार के, मतलब 4 प्रकार के हमारे लॉस जो किसमें होते हैं, ट्रांसफार्मर में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेन यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। मेन हम जानते ही हैं
पूरा यूज इसका, जब भी पावर प्लांट में बिजली जनरेट हुई उसको ट्रांसमिट करना है तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे ताकि करंट यहां तक आए। यहां पे जब हमारे घरों में आना है तो वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यहां पे जब हमारे घरों में आना है तो हमारे मोहल्ले में क्या लगे रहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो उस वोल्टेज को कम कर देंगे, क्योंकि वही वोल्टेज हमारे घरों में आ गया तो हमारे जितनी भी डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टीवी सब खराब हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एसी ऑपरेशंस। हर जगह मैक्सिमम यूज ही करते हैं जहां पे भी हमें वोल्टेज को चेंज करना है। सम ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट, इन द इंडक्शन फ्लेम। इंडक्शन फ्लेम क्या होती है, जहां पे हम एक फ्लेम लेते, मतलब एक फर्नेस लेते हैं, उसमें पूरा वायर बाउंड कर देते हैं और उसमें वोल्टेज देते हैं, और एडी करंट के कारण क्या होता है, वहां पे गर्मी प्रोड्यूस होने लग जाती है। इंडक्शन फ्लेम्स के बारे में हमने, ये एडी करंट का एप्लीकेशन रहता है। एडी करंट के लॉसेस तो है, मगर एडी करंट के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मैग्नेटिक ब्रेक्स। तो ये एक इंडक्शन फर्नेस क्या है, एक प्रकार से एडी करंट का एप्लीकेशन है। बट यहां पे क्या है, हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं। इन वोल्टेज रेगुलेटिंग फॉर टीवी, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर एसेट्रा, कहीं भी हमें वोल्टेज रेगुलेट करके भेजना है, कम ज्यादा करके भेजना है, तो वहां पे आ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेल्डिंग। जब भी हम किसी चीज को वेल्ड करते हैं ना, तो वहां पे हमें क्या चाहिए रहता है, करंट बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, करंट फ्लो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। वो क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। और अभी हमने रिलेशन में देखा है कि यदि वोल्टेज स्टेप डाउन होगा तो करंट इंक्रीज हो जाता है, तो वेल्डिंग में ये क्या होता है, काम आता है। आप कॉलेजेस जाएंगे अभी तो आप देखेंगे वेल्डिंग इक्विपमेंट, तो वहां पे जरूर आप देखेंगे एक ट्रांसफार्मर बड़ा सा रखे रहेगा, जब भी आप वेल्डिंग करने जाएंगे, कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट करेंगे। और सेम वही जो भी हम पूरा बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी के बारे में, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन मतलब सेंड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। जितनी भी हम एनर्जी हमारे घरों में आती है, बिजली आती है, वो सब ट्रांसफार्मर की मदद से आती है। द वोल्टेज आउटपुट जनरेटेड इज स्टेप्ड अप। जो भी वोल्टेज प्लांट में जनरेट होता है उसको हम स्टेप अप कर देते हैं, सो करंट इज रिड्यूस। तो जब हम, ऑब्वियसली बात है, हम देखें कि जितने भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स रहते हैं उसमें सेकेंडरी में करंट कम हो जाता है, तो करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई स्क्वायर आर लॉसेस इज कट डाउन। आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इट इज देन ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू एन एरिया सबस्टेशन नियर द कंज्यूमर, देयर आर वोल्टेज इज स्टेप डाउन। और उसको कंज्यूमर के पास हम भेजते हैं, जहां पे वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। और ऑब्वियसली बात है, उसके बाद जब हमारे घरों में आता है तो उसको और स्टेप डाउन कर देते हैं। यूटिलिटी पोल्स में जब आता है, जो हमारे घर के खंबे होते हैं स्ट्रीट लाइन में, उसी में, सो पावर ऑफ 220 वोल्ट रीचेस आवर होम। तो इसी कारण क्या होती है, 220 वोल्ट, या किसी जगह आप देखे होंगे हॉस्पिटल में 440 वोल्ट, ये सब क्या आता है, इसी की मदद से आता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये हुआ एप्लीकेशन। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड दो ठो न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल of a transformer which step downs 220 volts to 22 volts। एक ट्रांसफार्मर है जो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और उसका प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट्स, और सेकेंडरी है 22 वोल्ट्स, मतलब इतना वो स्टेप डाउन कर दे रहा है। और कितना करंट ड्रॉन होगा किसमें, प्राइमरी कॉइल में, टू ऑपरेट ए डिवाइस विद एन इंपीडेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। एक डिवाइस को ऑपरेट करना है जिसका इंपीडेंस कितना है, 220 ओम्स का है। मतलब एक प्रकार से क्या है, इंपीडेंस मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उसमें रेजिस्टेंस भी लगा होता है, कैपेसिटेंस भी लगा हो सकता है, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वो। तो प्राइमरी कॉइल में करंट कितना होगा, ये चीज हमें निकालनी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन वैल्यूज है। फर्स्ट हमें क्या दिया है, वोल्टेज दिया है प्राइमरी का, तो ईएमएफ बोले ईपी, प्राइमरी की ईएमएफ या प्राइमरी का वोल्टेज बोले, लगभग तो मतलब सेम ही होगा, और इक्वल टू कितना दिया है, 220 वोल्ट्स। सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है हमें, मतलब आउटपुट, तो ईएमएफ बोले सेकेंडरी की, या वोल्टेज बोले सेकेंडरी का, और वो कितना है, 22 वोल्ट्स का। ठीक है, अब क्या दिया है हमें, जो डिवाइस चलाना है उस डिवाइस का क्या दिया हुआ है, इंपीडेंस दिया हुआ है। मतलब एक प्रकार का कि वो डिवाइस कितना ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, एक प्रकार का।
तो वो कितना दिया है, इंपीडेंस कितना दिया है, 220 ओम्स। जो भी डिवाइस ऑपरेट करना है, और वो डिवाइस चल किस वोल्टेज से रही है, याद रखिएगा वो डिवाइस सेकेंडरी के वोल्टेज से चल रही है, इसका मतलब वो डिवाइस 22 वोल्ट्स पे वर्क करेगी। तो हमें वहां का वोल्टेज पता है, ईएमएफ पता है, और हम करंट बोल दें, दो चीज पता है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और वहां का रेजिस्टेंस पता है, एक प्रकार से इंपीडेंस मतलब वही तो है, तो हम सेकेंडरी का करंट निकाल सकते हैं। और सेकेंडरी का हमने करंट निकाल लिया, तो उसकी मदद से हम दोनों का वोल्टेज से की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये चीज हम क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो निकालना क्या है हमें, कितना करंट प्राइमरी में फ्लो करना है, आईपी, यही चीज क्या करनी है, निकालनी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट हम देखते हैं, सेकेंडरी का करंट निकाल लेते हैं हम। करंट इन, क्योंकि उतने ही करंट से तो क्या चलेगी, वो डिवाइस चलेगी। सेकेंडरी कॉइल का यदि हम देखें करंट, तो क्या रिलेशन हम यूज करेंगे, आई एस, जो करंट क्या हो रहा होगा, सेकेंडरी में फ्लो कर रहा होगा, और उसी से डिवाइस चल रही होगी। तो एक प्रकार से हम क्या लेंगे, ओम्स लॉ यहां पे हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का ईएमएफ या सेकेंडरी का वोल्टेज बोले, डिवाइड बाय जेड, कितना उसका क्या है, इंपीडेंस, एक प्रकार का रेजिस्टेंस उसका। तो कितना है, ईएस सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, 22 वोल्ट्स, और वहां का रेजिस्टेंस या इंपीडेंस कितना ऑफर हो रहा है, 220। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, सेकेंडरी का करंट मिल जाएगा। आईएस कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 एम्पियर, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा सेकेंडरी का करंट, इतना करंट सेकेंडरी में फ्लो हो रहा है। अब हमें दोनों के वोल्टेज पता है और एक का करंट पता है, तो हम दूसरे का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज क्या आएगी हमारी, नाउ, और एक और चीज याद रखिएगा, यहां पे हम क्या मान रहे हैं, आइडियल केस मान रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ही हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हम रिलेशन ले सकते हैं, आईपी बाई आई एस इक्वल टू वीएस बोले या ईएस बोले, सेम मीनिंग होना चाहिए, ईएस बाई ईपी, ऐसा हम रिलेशन क्या कर सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, क्या निकालना है हमें, प्राइमरी का करंट निकालना है। तो आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएस बाई ईपी इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आईएस। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और क्या मिल जाएगा हमें, प्राइमरी में करंट मिल जाएगा जो पूछ रहा है। तो आईपी इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 22, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 220, और सेकेंडरी का करंट कितना है यहाँ पे 0.1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 0.01 एम्पियर। ये आ गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर के। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 एम्पियर इतना प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसके मुकाबले, वैसे कोई इतना कठिन नहीं रहेगा। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को कम करता है, मतलब करंट इंक्रीज करेगा। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स ए वोल्टेज ऑफ 2200 वोल्ट्स इनटू 220 वोल्ट्स, मतलब 2200 वोल्टेज है उसका, उसको 220 वोल्ट में वो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब अपने घर में ही जो आने वाला है सेम वैसी। इन ट्रांसमिशन लाइन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 5000, प्राइमरी में 5000 टर्न्स है। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 90% एफिशिएंट। अब यहाँ पे एफिशिएंसी भी हम यूज करेंगे। एंड इट्स आउटपुट पावर इज 8 किलोवाट, मतलब जो सेकेंडरी में पावर दे रहा है वो 8 किलोवाट दे रहा है। डिटरमाइन दी, फर्स्ट क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल, मतलब एनएस निकालना है यहाँ पे हमें। और दूसरा बोल रहा है इनपुट पावर, मतलब जब हमें आउटपुट की पावर पता है 8 किलोवाट, तो इनपुट में कितनी पावर हम ट्रांसफार्मर में दे रहे होंगे, ये चीज निकालने बोला है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट देखते हैं क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं हमारे पास।
प्राइमरी का वोल्टेज दिया है हमें, तो बोल देते हैं ईपी या वीपी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2200 वोल्ट। सेकेंडरी का भी वोल्टेज है क्योंकि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट। ओके, और क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी, मतलब प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और वो कितना बोला है? 5000। और एफिशिएंसी दिया है ट्रांसमिशन की, कितना? ट्रांसमिशन बोल सकते हैं या ट्रांसफार्मर की, तो एफिशिएंसी टी लिख देते हैं, मतलब 90% एफिशिएंट है ट्रांसफार्मर। 90% अपनी इनपुट पावर को वो आउटपुट पावर में कंप्लीट कर देगा। तो आउटपुट पावर पता है, तो इसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे? इनपुट पावर निकाल पाएंगे। और क्या बोला है? पी ओ यूटी लिखते हैं, तो पावर आउटपुट, और वो कितनी दिया हुआ है? 8 किलोवाट दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है हमें? फर्स्ट चीज बोला है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी निकालो, और सेकेंड चीज बोला है हमें कि पावर इनपुट निकालो। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपना एनएस निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, जो आसानी से निकाल सकता है क्योंकि 3 डाटा तो हमारे पास है ही नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए। तो क्या रिलेशन हम यूज करेंगे? ईएस बोले या वीएस बोले, ईएस बाई ईपी, दोनों की ईएमएफ है ये, इक्वल टू एनएस बाई एनपी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। 220 वोल्ट सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का 2200 इक्वल टू, यहां पे क्या निकालना है? एनएस। एनएस ही हमें निकालना है, तो एनएस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी 5000। तो यहां से हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, तो एनएस इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से एनएस निकालेंगे तो कितना? 500 टर्न्स आएगा। मतलब इतने टर्न्स कितने सेकेंडरी में हैं, जो क्या बोला है हमें? फर्स्ट आंसर निकालने बोला है। अब क्या बोला है? पावर इनपुट निकालने बोला है। तो पावर इनपुट के लिए हम क्या करेंगे? 2 चीजें यूज करेंगे, एक तो एफिशिएंसी, और इनपुट निकालने के लिए आउटपुट। सेम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज निकालते हैं। अब यदि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें या किसी की भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें, तो वो क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट, कितना दे रहे हैं और कितना हमें मिल रहा है। यहां पे क्या है? पावर के टर्म में। ठीक है, तो सीधा रिलेशन लेते हैं। यहां पे एफिशिएंसी कितनी दी हुई? 90%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.90। पावर आउटपुट गिवन है हमें 8 किलोवाट, किलोवाट के टर्म में ही निकालते हैं, तो सिर्फ 8 लिखते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? पावर इनपुट कितनी आएगी? पावर इनपुट इक्वल टू 8 बाई 0.90, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.9 किलोवाट। मतलब प्राइमरी में हम कितना दे रहे हैं? 8.9 किलोवाट दे रहे हैं, तो सेकेंडरी में हमें 8 किलोवाट पावर मिल रही है, क्योंकि 90% एफिशिएंसी है, पूरी पावर यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, एकदम इजी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपनी हम नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, जो क्या है? एकदम छोटा सा रहता है, बट ये पूछता है चोक कॉइल के बारे में कि क्या होता है चोक कॉइल। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पूरी चीजें समझ ली। ठीक है, तो अब यदि थोड़ी सी समझे तो चोक कॉइल क्या होता है। मान के चलिए हमारे घर में, जैसे आप देखे होंगे, चोक कहाँ लगे रहता है? ट्यूबलाइट में लगे रहता है। आजकल तो खतरनाक वाली ट्यूबलाइट आती है, जिसमें क्या होता है, ज्यादा उसमें सेटअप भी पूरा अलग रहता है। पहले ट्यूबलाइट्स में आप देखे होंगे एक छोटा सा चोक लगे रहता है। चोक क्या करता है? जैसे मान के चलिए हमें कोई भी डिवाइस चलानी है, और वो डिवाइस क्या होती है, हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। 220 वोल्ट यदि वो डिवाइस सहन नहीं कर सकती, वो डिवाइस कम वोल्टेज में चलेगी, तो ऐसे के लिए हम क्या करें? ऐसे के लिए हम ऐसी कौन सी डिवाइस यूज करें जिससे हमारा क्या हो, उस डिवाइस में कम वोल्टेज जाए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं उस डिवाइस के साथ सीरीज में।
यदि हम किसी भी एक डिवाइस के साथ रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अपने घर की ट्यूबलाइट। हमारे घर में जो वो होती है, यदि ट्यूबलाइट के बारे में बात करें तो ट्यूबलाइट में आप जनरली देख सकते हैं ऐसा चोक लगे रहता है। अब ट्यूबलाइट को यदि हम सीधा 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो वो तो फट जाएगी, मतलब उसका इतना वो क्या कर सकती है करंट, मतलब इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हम चाहते हैं कि इसमें कम पोटेंशियल जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हमारा तरीका ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस आर और यहाँ पे। और हम जानते हैं कि यदि हम इसको सीरीज में कनेक्ट करके रखेंगे तो दोनों में क्या होगा, वोल्टेज डिफर करेगा। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है, प्लस होता है। करंट सेम जाएगा मगर वोल्टेज डिफर हो जाएगा, यहाँ का अलग वी आर वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसका वी टी जो भी ट्यूबलाइट होगा, और दोनों क्या रहते हैं, सम रहते हैं, टोटल वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा और ट्यूबलाइट में क्या होगा, कम वोल्टेज जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। मगर रेजिस्टेंस लगाने से नुकसान क्या होगा, हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, बहुत सारी पावर क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। यदि हम रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में, बहुत सारी पावर वेस्ट हो गई तो ये तो नुकसान हो जाएगा। मतलब हमें ट्यूबलाइट को भले कम वोल्टेज देना है मगर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बहुत सारी पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर दे रहा है, आई स्क्वायर आर में लॉस्ट कर दे रहा है। तो इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ। मगर हम चाहते हैं कि ट्यूबलाइट या कोई भी डिवाइस में वोल्टेज भी कम जाए और पावर भी क्या हो, लॉस्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चोक कॉइल यूज करते हैं। चोक कॉइल क्या रहता है, एक प्रकार का इंडक्टर रहता है। अब ऑब्वियस ही बात है, इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहता है। बट चोक कॉइल में हम मानते हैं कि जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो एकदम मिनिमम है, एकदम मिनिमम। बहुत सारी बुक तो इसको प्योर इंडक्टर एज्यूम कर देती है, मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं। मगर इंडक्टर का एक क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, जो क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। तो यदि हम मान लिए कि इसका रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, जीरो है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक ट्यूबलाइट के साथ क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और अब इसको सीरीज में यदि हम कनेक्ट कर दिए एक एसी सोर्स के साथ, तो क्या होगा, ये इंडक्टर क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा अपने में, मगर ये पावर लॉस नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर में तो एनर्जी स्टोर जाती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और यहाँ पे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। थोड़ा बहुत भी हुआ तो थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा ही करेगा, मगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इसके कारण क्या होगा, इंडक्टर अपने में वोल्टेज ड्रॉप कर देगा और ट्यूबलाइट तक ज्यादा वोल्टेज पहुंचेगा नहीं। तो एक चोक कॉइल क्या होता है, एक प्रकार का इंडक्टर ही होता है। और सेम एक और इसका भी ये फायदा है कि एक्सेल क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, ये मतलब रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव करेगा, मगर आई स्क्वायर आर वाला इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा। और एक और चीज हम जानते हैं कि यदि एवरेज पावर की हम बात करें किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, यदि हम एसी करंट को भेजें तो एवरेज पावर क्या कंज्यूम होती है, वहां पे जीरो कंज्यूम होती है। तो इसका मतलब ये कोई भी पावर कंज्यूम भी नहीं करेगा इंडक्टर, पावर लॉस भी नहीं होगी और वोल्टेज भी क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो ट्यूबलाइट में क्या होगा, कम वोल्टेज जाएगा। तो यही क्या होता है, एक चोक कॉइल होता है। एक और फायदा भी ये होता है कि हमारा जो इंडक्टर रहता है उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ओमेगा इंटू एल रहता है। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो 2 पाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो चोक कॉइल की एक और ये खास बात ये रहती है कि यदि कोई ऑल्टरनेट, यदि हमें कहीं एक जगह ऐसी सेट करनी है जहां पे हम चाहते हैं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट ना जाए, हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इस जगह में इतने फ्रीक्वेंसी तक का ही ऑल्टरनेटिंग करंट जाना चाहिए। रेडियो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, तो वहां पे ये हमारा चोक कॉइल काम आता है। ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी इंटरनेट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्यों, क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो गया तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को क्या कर देगा, पूरा ब्लॉक कर देगा। तो दो काम है चोक कॉइल का। पहला काम, एक तो वो क्या करता है, पावर लॉस कम करेगा और कहीं पे भी यदि हमें कम वोल्टेज देना है तो उसमें मदद करेगा। सेकंड, दूसरा काम का है, यदि हमें कहीं चाहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट को वो ब्लॉक कर दे तो वो ब्लॉक करने के भी काम आता है। इसलिए आप देखे होंगे AF, RF चोक कॉइल्स रहते हैं, ये सब। तो आपको समझ में आया क्या फायदा है।
हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, मगर रेजिस्टेंस में क्या होगा, बहुत ज्यादा पावर लॉस हो जाएगी, वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाएगा जहां पे भी हमें कम वोल्टेज चाहिए, बट हम चाहते हैं ना कि वो पावर भी वेस्ट ना हो, क्योंकि हर जगह यदि हम रेजिस्टेंस देंगे तो कितनी पावर वो लॉस कर देगा। तो इसलिए हम क्या कर दिए, एक उसके साथ सीरीज में इंडक्टर लगा दिए, जो क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप तो कराएगा ही कराएगा अपने में, मगर पावर लॉस क्या होगी उसकी, एकदम कम होगी। वो एवरेज पावर उसमें जीरो लॉस होती है, तो पावर लॉस भी नहीं करेगा और वोल्टेज भी क्या कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। अब देखते हैं इसको थ्योरी से। तो अब यहां से आपको ये थ्योरी पूरी समझ में आएगी। चोक कॉइल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग। पहला इसका मेन काम क्या है, क्या कंट्रोल करने के काम आती है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इन एन एसी सर्किट। तो जो हमने सेकंड वाला एप्लीकेशन देख रहे हैं वहां फर्स्ट लिखा है ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने का, इसका मतलब कितने फ्रीक्वेंसी का पास कराना है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, चोक कॉइल यूज करेंगे। विदाउट वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विदाउट वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि यदि इसके बदले रेजिस्टेंस लगाए तो वो ज्यादा पावर डिसिपेट कर देगा एज कंपेयर टू इंडक्टर। चोक कॉइल इज एन इंडक्टेंस कॉइल, एक इंडक्टर ही रहता है। ये इंडक्टर क्या होता है, एक प्रकार का कॉइल, एक प्रकार का सोलोनॉइड ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस हम जीरो कर दें, बट इसका रेजिस्टेंस एकदम कम रहता है। यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग करंट्स इन एन एसी सर्किट, क्या काम आता है, ये करंट कंट्रोल करने के काम आता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से, जो हमने एक्सएल के बारे में देखा। इफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट, देन वेस्टेज ऑफ पावर ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट इन दी रेजिस्टेंस। यदि हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, लॉस होने लग जाएगा, जूल इफेक्ट के कारण क्या होने लग जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत सारी पावर क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ऑन दी अदर हैंड there is no dissipation of power when a current flows through a pure inductor। हम देखते हैं कि यदि करंट प्योर इंडक्टर में फ्लो करेगा तो एवरेज पावर जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ईएमएफ और करंट क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में आ जाते हैं, तो cos π/2 हो जाएगा, पावर फैक्टर की वैल्यू, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एवरेज पावर कुछ भी वहां पे क्या होगी, डिसिपेट नहीं होगी। तो एक तो ये काम है। सेकेंड काम हमने देखा, हाई फ्रीक्वेंसी इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट। वो क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, कि जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। वाइल पासिंग डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को ये मस्त पास होने देता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम कम होती है, फ्रीक्वेंसी तो रहती ही नहीं है उसकी कुछ। एंड लो फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगा, तो वो उसके फ्लो को कम ऑपोजिशन देगा इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये हुआ हमारे चोक कॉइल का काम, समझ में आया आपको? ठीक है। अब दो प्रकार के और चोक कॉइल्स होते हैं जो ज्यादा एकदम सब्जेक्ट में यूज नहीं है, बट ये चीज आपको पूछता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल काम वही करेगा, बट यहां पे वो स्पेशल केस के लिए यूज होगा, देखते हैं। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल्स आर दोस ब्लॉक द नॉर्मल पावर लाइन फ्रीक्वेंसीज एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ये क्या करते हैं, नॉर्मल पावर लाइन फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे टीवी इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो में क्या होता है, बहुत सारा कुछ एक सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, टिंग करके। आपके यहाँ जो टीवी खराब होने लग जाते होंगे उस पर भी आप देखते होंगे कभी कभी सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वो एक सोनिक साउंड रहते हैं, चिन करके, अजीब टाइप की। तो ये सब चीजें क्या होती है, चोक कॉइल की मदद से क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी फ्रीक्वेंसी में जनरेट तो करेगा ही और कुछ ना कुछ साउंड जनरेट कर ही सकता है, वो एक प्रकार की वेव ही तो है। बट दे अलाउ पास द डीसी करंट, बट डीसी करंट को वो पास होने देते, क्योंकि चोक कॉइल तो डीसी करंट को पास होने ही देगा जनरली। ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल आर डिजाइन्ड विद ए कॉइल वुंड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक कॉइल। फेरोमैग्नेटिक कोर में क्या रहते हैं, ये बाउंड रहते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, यदि किसी कोर को यूज करें हम तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें इंक्रीज होगी। तो ये पहला वाला काम। पहले वाले ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को ही ब्लॉक करते हैं। दूसरा क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल्स। ये क्या करते हैं, आर दोस विच ब्लॉक दी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। पर्टिकुलर सिग्नल्स ब्लॉक करने के लिए ही है, एंड अलाउ अदर सिग्नल्स सच एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, मतलब ये ऑडियो को पास करते हैं, नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एंड डीसी सिग्नल्स, ये सब क्या करते हैं, ये पास करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉइल वाउंड ऑन ए कोर ऑफ आयरन पाउडर्ड और फेराइट मटेरियल्स। जनरली रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल्स आर डिजाइन्ड फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। एकदम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यूज करना है तो वहां पे यूज करते हैं। मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेट की फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे, ब्लॉक करें, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की मदद से।
तो ये हुआ हमारा पूरा ये चैप्टर के बारे में। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा कंप्लीट। कोई यदि ये पूरे 8 पार्ट पढ़ लेता है तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो उससे नहीं बनेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।